नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी टेट 2026 के लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हम जो है आज 23/1/2022 को जो पुनः यूपी टेट परीक्षा हुई थी, जो कि निरस्त 2021 में हुई थी, 2022 में हुई थी, उसका जो है पर्यावरणीय अध्ययन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम लोग सीडीपी कवर कर चुके हैं, तो उसको भी जरूर जाकर देखिएगा। आज हम इसका जो है पर्यावरणीय अध्ययन देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। क्वेश्चन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो लोग भी नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया आपका, ध्रुव तारा कहाँ जाता है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी तारों को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, पूछा गया था। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञान करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। जवाब हो जाएगा आपका जो है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था भारत में। देखेंगे इसके बारे में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसे प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि 2006 में संशोधित किया गया था के तहत कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा 53 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आपके मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। देखते हैं इसके बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। इसके जो है एक्सप्लेन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्तप्राय प्राणियों को संरक्षित किया गया है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत लिया गया था और यह दलदली हिरण की दुर्लभ एवं लगभग विलुप्त प्रजातियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, किन दो लोगों के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एमसी मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऐसा अभ्यारण्य जो जंगली गधों के लिए जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है। जवाब हो जाएगा, यह आपके गुजरात में है। बी ऑप्शन सही है, कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण के मध्य में भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ा टिप्यूर भी कहते हैं। खारी मरुभूमि यानी रण, शुष्क घास और मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर का दिया गया है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या दिखाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग मतलब होता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों से आयु का मापन करना, यानी प्राचीन समय की जो भी वस्तुएं मिलते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी जो है आयु की गणना की जाती है कि यह कब का है। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्थ आयुकाल 5730 साल का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु की सीमा निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है, जिसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। दोनों पूछा जाता है। नॉर्मली 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में बात की जाए तो 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसकी प्रथम बार और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष जो है पंडित विशन नारायण दत्त थे। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो है प्रकाशित किया था, जिसे 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता जो है बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जैविक आवर्धन, अजैव निम्नीकरण व्यर्थ पदार्थ जैसे पीड़ानाशक कीटनाशक उत्पादों से होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पाते हैं तथा उनका उच्च पोषी स्तरों में सांद्रण जैविक आवर्धन कहलाता है। उच्च पोषी स्तरों पर यह हानिकारक पदार्थों की बढ़ती हुई मात्रा उपापचयी क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास और जनन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो जैव मंडल का अजैविक घटक यानी जैविक घटक है और अजैविक घटक नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कवक। कवक यहां से ए ऑप्शन सही हो जाता है। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इसमें निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण अजैविक घटक के कौन कौन से, जैसे मृदा हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो गया तथा अकार्बनिक पदार्थों की बात की जाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब जो है अजैविक घटक होते हैं। 130वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेन में जो है कुछ संगठन और उसकी जो है स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे आपका विश्व प्राकृतिक संगठन WNO, तो यह जो है 2014 में बना था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF की स्थापना 1991 में हुई थी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं इसके बारे में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों को भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यंत ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि क्यों शुष्क हैं पश्चिमी घाट के दक्कन जो है? तो यह जो है रैन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क होते हैं। ए ऑप्शन सही है। क्या? रैन शैडो प्रभाव। अब यहाँ इसके बारे में देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रैन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक होती है और वर्षा मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। वनस्पतियों और जीवों अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली तीन प्रमुख नदियों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित बड़ी संख्या में 12 मासी नदियों का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 1972 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा 1972। देखते हैं इसके बारे में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 ए के क्लॉज जी में कहा गया है कि वन एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो इसको जो है सौर स्थिरांक कहते हैं। ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? सौर स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर, जो कि आप रसिया है, इससे लिया गया था, यानी रूस से लिया गया था आपका मौलिक कर्तव्य। यही मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वह यहाँ यूएसए आ जाता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान यूएसएसआर रूस से लिया गया है, जबकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा जर्मनी से आपातकाल का प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई। तो संविधान के स्रोत को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? जवाब हो जाएगा
शांत घाटी। शांत घाटी में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेन यहां से आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? जवाब हो जाएगा, एलपीजी जो है मीथेन की उत्सर्जन करने वाला गैस नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। यही एलपीजी की अगर बात करते हैं तो यह मुख्यतः जो है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों से द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। यानी जो है एलपीजी गैस होता है इसमें कोई दुर्गंध नहीं होता, लेकिन जो हम गैस लाते हैं उसमें घर पे लीक होता है तो उसमें दुर्गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें जो है मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, ताकि इससे रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। आते हैं 138 नंबर के प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है जैविक तथा अजैविक पदार्थ दोनों आते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जैविक घटक का चार्ट देख लेते हैं। जैविक घटक का ये चार्ट है, इसके अंतर्गत जो है 3 आते हैं। कौन कौन आता है? उपभोक्ता, उसके बाद जो है अपघटक आते हैं। अब यहाँ पर जो है उत्पादक नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर उपभोक्ता और तीसरे नंबर पर अपघटक है। अब यहाँ उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे आता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण यानी शाकाहारी चीज आते हैं। दूसरे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें जो है सांप, भेड़िया आदि आते हैं। उसके बाद जो है तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, इसमें जो है बांस, शेर ये सब आते हैं। आपके जो है मांसाहारी जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता। यहीं जो है अजैविक घटक की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में जो है प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन? इसके अंतर्गत जो है आता है आपका अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत जो है तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलीकृत है। अकार्बनिक में देखा जाए तो जल है, वायुमंडलीय गैस है, मिट्टी, खनिज, चट्टान आते हैं। और कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब चीजें आती हैं इनके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मकर रेखा यानी टॉपिक ऑफ जो है कैप्रियन कौन कितने अक्षांश पर है? जवाब हो जाएगा, यह जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 अंश नॉर्थ, माफ कीजिए दक्षिणी स्थान में मकर रेखा है ना, तो 23.5 अंश दक्षिणी साउथ में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे प्रथम जो है डॉक्टर एजी टांसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद एजी टेंसले ने अपनी इकोलॉजी जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक में किया था। इसलिए एजी टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र के जो है इकोसिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। इतना ही जानना आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? तो यह जो है मांसाहारी सबसे जो है उच्च स्तर का होता है। अभी हमने जो है चार्ट पे देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले आता है आपका घास जो कि उत्पादक होता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है, घास को टिड्डा खाता है। उसके बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है मेढक आता है, टिड्डे को मेढक खाता है। तृतीयक उपभोक्ता स्तर पे आता है, यानी जो है मेढक को सर्प खा लेता है। उसके बाद जो है सबसे अंतिम में जो है लास्ट में आपका मांसाहारी आता है, जो कि जो है गिद्ध होता है, या जो है इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो है नोट भी दिया गया, इसको देख लीजिएगा। लेकिन इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर जो है जीवाणु भी माना था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है क्या कहलाता है? तो इसको जो है आपका टोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल कहा जाता है। बी ऑप्शन है क्या, क्षोभ मंडल इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही है, 11 दिसंबर 2002। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती करना जो है पर्यावरण के लिए जो है फायदेमंद होता है। जैविक खेती यानी इसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न कि ज्यादातर जो है खाद उद का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, जैविक रूप से किया जाएगा, नेचुरल तरीके से, तब ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? एसिड रेन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, WWF से आशय क्या है? WWF से जवाब हो जाएगा, इसका मतलब जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है WWF का मतलब। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जिसे हम लोग चमोली भी कहते हैं, फूलों की घाटी। यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो यह जो है सिंपल सा प्रश्न है, आपके उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, यह जो है प्रदूषण के मापन से संबंधित है। दिल्ली वाला मामला आप लोग देखते ही होंगे, वहीं पर जो है काम करती है, ताकि जो है जगह जगह अपना सिस्टम लगाई है ताकि नापा जा सके कि कहाँ कितना प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके एंडीज में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर कोटोपैक्सी स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? तो जो सांगपो नदी है वही आपकी ब्रह्मपुत्र है, यानी भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है, इसी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।